अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है डाल्टन्स लॉ और ये है पार्शियल प्रेशर के हवाले से। तो सबसे पहले थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर के हवाले से पढ़ते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। अब इधर देखिए, मैं कहता हूँ ये एक कंटेनर है और इसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है और गैस के चार मॉलिक्यूल्स, चार टाइप के मॉलिक्यूल हैं, यानी चार टाइप के गैसेस हैं, ए बी सी एंड डी। ये सारे मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर की दीवारों के साथ या एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो प्रेशर जनरेट करते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर जितना भी दबाव है उसको प्रेशर कहते हैं और चूंकि सारे गैसेस का दबाव है, कलेक्टिव दबाव है, इसको कहते हैं टोटल प्रेशर, पीटी, यानी टोटल प्रेशर के इस कंटेनर के अंदर ये दबाव टोटल कितना है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि चले ये तो टोटल प्रेशर है वो सपोज बराबर है 4 atm के, मैं ऐसे ही कंसीडर करता हूं। आप मुझे ये बताइए कि जो चार गैसेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं प्रेशर जनरेट करने में, तो ए की अपनी प्रेशर कितनी होगी, हाँ, बी की अपनी प्रेशर कितनी है, सी की अपनी कितनी है, डी की अपनी कितनी है। आया सारे के सारे इक्वल है, आया दो एक दूसरे के इक्वल है, आया सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब आप इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालते हो उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इस लॉ में हम ऐसे ही एक सिस्टम लेंगे और इस सिस्टम में डिफरेंट गैसेस होंगे और फिर हम एक ही गैस की अपनी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जिस कंटेनर में ज्यादा गैसेस है उनकी जो प्रेशर बनती है वो सबके मजमूए से बनती है। ये डाल्टन्स लॉ है कि जब आप सारों को जमा करेंगे और जो नेट वैल्यू आएगी वो उसकी वेपर प्रेशर होगी। अगर इस केस में कंसीडर करें कि ये 4 atm है तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि 1 atm ये है, 1 ये है, 1 ये है। जब हम सारों को जमा करेंगे तो ये हमें टोटल वेपर प्रेशर देगा। सही? तो इसकी लॉ ये है कि द सम ऑफ द टोटल प्रेशर या वेपर प्रेशर इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बराबर है द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, कि जो एक एक गैस है इनके पार्शियल प्रेशर को जब आप जमा करेंगे तब आपको टोटल मिलेगा। तो देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बराबर होता है सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब आप कंसीडर करें कि चार गैसेस हैं ए बी सी डी और इनके पार्शियल प्रेशर है पी ए, पी बी, पी सी और पी डी। तो अगर आप टोटल चेक करना चाहते हैं तो ये जो टोटल प्रेशर होगा इन तमाम गैसेस के मजमूए का होगा, यानी आप जमा करें आपको टोटल मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अब एक जनरलाइज फॉर्म जिस तरह हमने ग्राहम लॉ में बनाया था, अब यहाँ भी हम एक जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है। अब इधर देखिए, मैं कहता हूं ये एक कंटेनर है, ये एक दूसरा कंटेनर है। यहां देखिए इसमें गैस ए मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी तादाद 4 है और ये भी यही गैस ए मॉलिक्यूल है और इनकी तादाद जो है वो 9 है। किसकी प्रेशर ज्यादा होगी? तो देखिए जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है वो आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी ज्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो वेपर प्रेशर है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये मोल्स पे डिपेंड करता है, मोल्स पे। अगर मोल ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और अगर मोल्स कम है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर पार्टिकल की बजाय ये कहा जाए कि ये 1 मोल गैस है और ये 3 मोल गैस है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो लिहाजा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखिए अगर गैस ए है और इसका आप वेपर प्रेशर चेक करना चाहते हैं तो इस ए का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल्स। अगर आपके पास बी गैस है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल है इसके अपने मोल का, सी डी जो भी गैस होगा अपने मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं इस ए बी सी की जगह आई लिखता हूं वेयर आई रिप्रेजेंट इंडिविजुअल गैस, मतलब कोई भी गैस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी गैस है। तो जो इंडिविजुअल गैस है उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके ही मोल पे डिपेंड करता है।
तो I की जगह अगर गैस A है उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I की जगह अगर B है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड सो ऑन। और अगर आप फिर टोटल चेक करते हैं तो टोटल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड टू टोटल नंबर ऑफ मोल। इंतहाई इजी चीजें हैं। अब देखें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के सारों में हमने के पुट किया। अब आप क्या करें, इसका जनरलाइज फॉर्म लगाने के लिए आप इक्वेशन A को इक्वेशन B पे डिवाइड करें या B को A पे डिवाइड करें, दोनों में आप कर सकते हैं। तो देखिए Pi is equal to K into Ni और Pt is equal to K divided by Nt। तो K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इंडिविजुअल के मोल और डिवाइड बाय टोटल के मोल। अब देखिए चूंकि ये लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए है, इस लॉ की मदद से हम किसी भी गैस की इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेक करते हैं, इसलिए Pi हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। और दूसरी बात, अगर Pi कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस Pt को दोनों साइड्स पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। सो Pi is equal to Ni अपनी जगह, Nt अपनी जगह और into Pt। अब आपसे न्यूमेरिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज एक गैस है किसी कंटेनर में है और उसके कंटेनर में उस गैस के मोल्स 2 है और टोटल नंबर ऑफ मोल 8 है और टोटल प्रेशर 2 atm है। कितना इंडिविजुअल प्रेशर होगा, वैल्यूज पुट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। कभी कभार ऐसे भी कहते हैं कि ये जो Ni डिवाइड बाय Nt है, Ni डिवाइड बाय Nt को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो इसी Ni और डिवाइड बाय Nt की जगह आपको बास बुक में Xi मिलेगा और into Pt। तो एक ही चीज है, Ni डिवाइड बाय Nt सॉल्यूशन चैप्टर में वैसे दोबारा भी पढ़ेंगे, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसके साथ जो है डेल्टन लॉ खत्म हो जाता है। ये मेरे पास पेपर। अच्छा, इसकी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में भी टेक्निकल पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे देखिए पहला टेक्निकल पॉइंट, अगर कंडीशन गिवन नहीं है, ना इंडिविजुअल प्रेशर गिवन है, ना टोटल प्रेशर गिवन है, ना मोल्स गिवन है, और जनरली आपसे पूछा जाए कि ये डिफरेंट केसेस है, इन डिफरेंट केसेस में से किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, तो देखिए वेपर प्रेशर डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे और नेचर पे। इधर देखिए मैं कहता हूं ये दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल आइडियल के नजदीक है। अगर ये आइडियल के नजदीक है इसका मतलब है इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। तो अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, ये एक्टिवली जा सकते हैं और इस कंटेनर की दीवारों के साथ टकरा सकते हैं और प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही गैस है या कोई दूसरा गैस है और मैं कंसीडर कर लेता हूं कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो फिर वो आइडियल गैस नहीं है। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये भी दीवार के साथ टकराना चाहता है और ये भी टकराना चाहता है, लेकिन म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से इनकी जो वेपर प्रेशर होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। और यहाँ पे क्या होगी, तो मॉलिक्यूल जितने आजाद होंगे, जितने आइडियल होंगे, उतने ही उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। और अगर मॉलिक्यूल रियल की तरफ जाते हैं तो उतनी ही उसकी कम वेपर प्रेशर है। तो देखिए इसलिए लास्ट टाइम अगर आपको ग्राफ भी याद होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आइडियल के नजदीक हो उनकी वेपर प्रेशर ज्यादा है और जो आइडियल के नजदीक नहीं है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, इफ यू रिमेंबर। तो कोशिश करें ऐसे मॉलिक्यूल को पिक करें जो कम पोलर हो। अगर कम पोलर होगा तो उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। और पोलैरिटी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, फिर आपको वो चेक करनी पड़ेगी डाइपोल मोमेंट से, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। आप उसमें चेक करें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका नेट वेक्टर बनता हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो लोन पेयर, या ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट हो, ये सारे पोलर होते हैं। इनकी वेपर प्रेशर कम होगी बिकॉज़ ये एक दूसरे को क्या करेंगे। अब देखिए अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है तो देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर हम
कैलकुलेट करना चाहे तो आपस में अट्रैक्शन की वजह से कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में अब ये वाले वो नहीं है अट्रैक्शन, लेकिन डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो हमें सारे के सारे फोर्सेस पर चेक करने पड़ते हैं। तो जब भी गैसेस आ जाए आप पोलैरिटी देख लें और देख लें कि जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए अगर इस तरह पूछा जाए कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तब कैसे डिसाइड करें, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो ऐसे मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, इनमें से होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और इधर देखिए जिसका साइज बड़ा होगा उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। तो अगर दो मॉलिक्यूल जिसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा है और वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जिसका साइज कम है उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम है तो लिहाजा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। और नेक्स्ट हमने ये बताया था अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, इसमें 17 है और इसमें से भी ज्यादा है, तो लिहाजा डाइपोल फोर्सेस लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिसका साइज बड़ा हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उनमें अंदर वो फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है इस कंडीशन पे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन सेम हो आपने साइज से अंदाजा लगाना होगा। हाइड्रोजन का साइज बड़ा है और हीलियम का साइज छोटा है, तो जब साइज बड़ा होगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर साइज छोटा है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था जब साइज कम हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए गैस ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है ओवरऑल। अच्छा लास्ट ये पॉइंट है, अगर जनरली पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा या दोनों का इक्वल होगा, क्या कहते हैं शाबाश, दोनों की नेचर देखे और अंदाजा लगाए। तो ये आपका होमवर्क है, आप देख लें कि दोनों में से कौन सा जो है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा या कम है। एनी क्वेश्चन सो फार?